बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से जो पनामा का शरीफ खानदान फेस कर रहा है। वॉल्यूम 10 के हवाले से जब अदालत ने पूछा, जिसके ऊपर कल दरख्वास्त दी थी शरीफ खानदान ने कि इसको खोला जाए, इसको हमारे हवाले किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जब पूछा कि अगर आप कहते हैं, इसरार करते हैं तो वॉल्यूम 10 को खोल देते हैं, उसके ऊपर आज खामोश रहे, इसका जवाब नहीं दिया। इस पे खामोशी छा गई अदालत में। वॉल्यूम 10 को पहले क्यों खोलना चाह रहे थे और अब क्यों नहीं खोलना चाह रहे? अदालत के बाहर कुछ और कहते हैं, अदालत के अंदर जाके कुछ और कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? कतरी खत जिसका बाहर बार बार जिक्र किया गया, आज अदालत में वकला ने कतरी खत के बारे में कोई मामला नहीं उठाया। वजीर आजम के बारे में साफ डिनाई किया गया, उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। आज कहा गया अदालत में कि वजीर आजम एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन हैं, मालिक नहीं है, लेकिन एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन वो जरूर हैं। ये अंदर जब जाते हैं वकला तो वो जीआईटी पे चढ़ाई कर देते हैं, बजाय इसके कि वो टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बात करें। बहुत सारे तकनीकी मामलात हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां बात नहीं हुई। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं वो तारुफ करवा दूं। कुछ अहम इशूज हैं, उन पर हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मरतबा आज पेश हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो अब इस पूरी जितनी भी लीगल फाइट थी उसके आखिरी वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शामिल क्यों हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मीत साहिबा PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी ज्वाइन करेंगे। अहमद रजा कसूरी साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा, आपका ताल्लुक नया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ है, आप अभी हमें ज्वाइन करेगी थोड़ी देर में, आपसे भी हम बात करते हैं। ये मायदा हफीज साहब हुआ क्या? वॉल्यूम 10 कल आप कह रहे थे खोलने, आज जज साहब ने पूछा, उसका जवाब नहीं दिया आपने। कतरी खत जो है वो गोलमोल हो गया, उसके ऊपर अब आप बात ही नहीं किया आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल आपके दलाइल चलेंगे, मुमकिन है कि कल शायद आपके वकला उसके ऊपर बात करें, लेकिन आज तो फिलहाल कोई बात नहीं की। वजीर आजम साहब को आप कहते थे किसी ऑफशोर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, आज आपने कहा कि जी वो एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन हैं। ये मौकिफ बाहर अलग अंदर अलग, आपको नहीं लगता कि चीजें खुल जाती हैं, पॉलिटिकली आप डैमेज होंगे इससे? मौक़िफ़ हमारा एक ही है जी, और आज जो वकील ने जरा की उसमें हम एक जो पॉइंट था वॉल्यूम 10 का, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। वॉल्यूम 10 को क्यों नहीं पब्लिक किया जाता? करें ना पब्लिक, हमें इसमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हमने तो ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली रिक्वेस्ट भेजी है प्रॉपर चैनल से कि वॉल्यूम 10 को हम तो डे 1 से कह रहे हैं इसको पब्लिक करें। इसमें तो कोई हमने तो नहीं कहा कि इसको पब्लिक ना करें, हमारे पास तो कुछ छुपाने को नहीं है। दूसरी बात ये कि आज जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो आज शुरू की ख्वाजा हारिस साहब ने, कल जो है वो उस पर जो आपकी जो कतरी खत की बात है या दूसरी बात है वो उस पर भी आ जाएंगे। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट आज हुई उसमें ये था कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है, जिस तरह म्यूचुअल लीगल कंसेंट के साथ जो है, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटराइज्ड और ऑथराइज्ड होती हैं दूसरे ममालिक की हुकूमत से, तो अगर वो नहीं हुई तो वो जो है एडमिसिबल नहीं है एज प्रूफ। ये इस बात पे जो है जरा हो रही थी, और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथराइज नहीं है, नोटराइज नहीं है, और वो किसी भी ममालिक की मुल्क की हुकूमत ने नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक सबूत के तौर पे पेश नहीं की जा सकती जो JIT ने किया है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये वाली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी जो भी सबूत दिए गए उसके नीचे है लिखा जाता है, जिस बंदे ने सबूत दिया उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये जो कागजात हैं इनमें उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हुई। सो बहुत से टेक्निकल इश्यूज हैं, बहुत से मुतनाज़ी चीजें हैं JIT की, जो हम पहले भी बार बार जो है कोर्ट के बाहर भी उठाते रहे, कोर्ट के अंदर भी उठाते रहे, और मीडिया इस बात का गवाह है कि देखिए अगर कतरी खत की बात की जाए तो कतरी खत जो है वो उस पे ये रिजर्वेशन शो की थी कि क्यों नहीं कतरी शहजादा आ जाता पाकिस्तान में। तो मेरा सवाल ये होगा कि क्यों नहीं जो है ये JIT जो है खुद ये वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है वहां से उनको बुला लेती, वो आ जाएंगे, ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, वो उधर तो वेरिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। नहीं, एक मिनट मायदा साहब, पता क्या आपका एक मिक्स हो जाएंगे।
قطری شہزادے نے اپنی مرضی سے خود ایک خط لکھا تھا عدالت کو. برٹش ورجن آئی لینڈ والوں نے کوئی خط خود سے عدالت کو نہیں لکھا. قطری شہزادے نے اپنے آپ کو اس عدالت کے سامنے بطور گواہ پیش کیا تھا اپنی مرضی سے. آپ سے پوچھا تھا سپریم کورٹ نے کیا وہ آ جائیں گے, تو آپ کے وکیل نے ببانگ دہل کہا تھا کہ جی وہ ضرور آ جائیں گے. اب بولیے. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کرکس ہے میٹر کا, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قطری شہزادہ آئے یا قطری شہزادہ جائے یا قطری شہزادہ نہیں آیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سب سے وائٹل ایویڈنس تھی جو یہ قطری شہزادے کی تھی, اس کو کیوں اگنور کیا گیا, کیوں نہیں گیا وہاں گئی ٹیم, وہاں جا کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. جو دبئی کی منسٹری آف جسٹس نے آپ کو لیٹر لکھا اس سے بات irrelevant ہو گیا. برٹش ورجن آئی لینڈ کے کو بھی ثبوتوں میں ڈالا گیا نا, تو ان کو بھی پھر کہہ دیتے کہ علی محمد خان صاحب آج بھی قطری شہزادے کو کہا گیا یہاں پہ آ کے شہادتیں دے دیں. ٹھیک ہے, وی آر ویٹنگ کہ کل آپ کے وکلا قطری شہزادے کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے کیا جرا کرتے ہیں, کیونکہ آج تو قطری شہزادے کا نام وہاں پہ کسی وکیل نے آپ کے نہیں لیا. M10 کھولنے کا جب ان کے وکیل کو علی محمد خان صاحب کہا گیا, وکیل نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, ہمارا کوئی وکیل نہیں, ہمارا ابھی پہلا وکیل جو خواجہ حارث ہے اس نے اپنی جرا شروع کیا. ہم جے آئی ٹی کو جس طرح پی ٹی آئی نے جے آئی ٹی رپورٹ پڑھی کل سارا دن صرف پڑھی, انہوں نے اپنی کوئی آبزرویشن نہیں دی, کوئی ان کی جرا نہیں تھی, نہ ان کے پاس ثبوت تھے. ہم وہ نہیں کر رہے, ہم ون بائی ون ڈیمولش کر رہے ہیں جو جے آئی ٹی نے جھوٹ بولے ہیں اپنی رپورٹ میں. چلیں وہ آپ ٹیکنیکلی کرتے ہیں, وہ ہم ساتھ ساتھ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں نا. علی محمد خان صاحب, والیوم 10 کے اوپر ان سے جج صاحب نے پوچھا کہ اس کو کھول دیں اگر آپ کہتے ہیں تو, اس پہ یہ وہاں خاموش ہو گئے. قطری شہزادے کا بھی ذکر انہوں نے یہ ٹاک شوز میں اور باہر تو ہو رہا ہے لیکن کورٹ میں نہیں ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمران صاحب بہت شکریہ. آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ میرے خیال میں تھی وہ جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے جو ایکسپٹ کیا ہے ایف زیڈ ڈی کی, جو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ میاں صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, یا بالکل چیئرمین شپ انہوں نے ایکسپٹ کی ہے. حالانکہ انہیں ڈینائی کیا ہے کہ انہیں کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں لی, لیکن یہ اتنی بڑی چیز ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹس, کنسیلمنٹ آف ایسیٹس, کہ اس پہ بہت سے جو ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ملک کا وزیر اعظم ہے اور وہ ایک کمپنی کا چیئرمین ہے, یا وہاں سے جو ہے وہ 10,000 درہم ماہانہ اس کو ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں اور قوم کو بتایا کیوں نہیں, اور اس کے بعد اس کو چھپایا کیوں, اقامہ بنوایا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں اور سننے میں یہ ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے, تو یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. کیونکہ یہ اس چیز کو جو ہے نا, یہ چیز دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں عمران صاحب, یہاں پہ پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ نون لیگ والے کر یہ رہے ہیں کہ اندر جب یہ بات کرتے ہیں نا, اندر اس سے بالکل باہر جا کے انہوں نے ایک تھیٹر لگایا ہوا ہے, وہاں پہ جا کے ایک کے بعد ایک, دوسرے کے بعد دوسرا, 3-4 مسلسل یہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, اور اندر جو بولا ہوتا ہے بالکل اس کے مخالف. میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں نا, قوم کو بالکل کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کو مکس کرنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عمران صاحب یہ ہے کہ جو سبسٹینسو جو چیزیں ان کے خلاف آئی ہیں, سبسٹینسو چیزوں پہ سبسٹینسو ڈینائل نہیں آ رہا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی شخص پہ 302 کا مقدمہ ہو اور اس کے خلاف سیشن میں پھانسی کی سزا ہو جائے, تو وہ ہائی کورٹ اپیل کرنے جائے گا نا, ہائی کورٹ اپیل کرنے جائے گا تو وہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کرے گا ان الزامات کو کہ نہیں یہ میں نے یہ نہیں کیا, یہ الزامات غلط ہیں, یہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ گئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ قتل کے مقدمے میں 302 کی سزا ہو جائے, آپ پھانسی کی سزا کو چھوڑ کے یہ کہیں کہ فیصلے میں یہ کوما ادھر غلط ہے, یہ فل سٹاپ ادھر غلط ہے. آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ایف زیڈ ڈی کی جو چیئرمین شپ ہے میاں صاحب کی نہیں ہے؟ وہ تو ایکسپٹ کیا ہے. دوسرا, کیا انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ جو ٹرسٹ کے ڈاکیومنٹس, دیکھیں قوم کو یہ سمجھ آنی چاہیے, قوم عام آدمی کو نہیں پتا ٹرسٹ کیا ہے, بینیفیشل اونرشپ کیا ہے. ٹرسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ اپنا موبائل یا یہ کاغذ دے دوں عمران صاحب کی آپ کے پاس میری امانت ہے, آپ اس کے امانت دار ہیں, ٹرسٹی ہیں, اور اگر آپ کو میں یہ دے دوں کہ عمران صاحب یہ آپ کا ہو گیا, آپ اس کے مالک ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے سارا کچھ, یہ جو پراپرٹیز ہیں, مریم بیبی اس کی بینیفیشل اونر تھی,
ट्रस्टी थी, कि ये अमानतदार थी। आज साबित हो गया जीआईटी के बाद कि ये ट्रस्टी नहीं थी, ये बेनिफिशियल ओनर थी, मालिकन थी। और उसके साथ तीसरी चीज, इसको डिनाई नहीं कर रहे इनका वकील, कि जो ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्ज किए हैं, जो उसको 2 नंबर किया, 420 की है, उसको भी डिनाई नहीं कर रहे। और आखिरी बात देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जो उन्होंने कहानी डाली थी ना अलसानी फैमिली की, कि अलसानी जनाब इसने पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके उधर आपके यूएई से और दुबई से और आपके कतर से कोई ऐसी सबूत ही नहीं आई, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उस जमाने में कोई पैसे ही नहीं गया वहां पे और लंदन में पेमेंट ही नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी केस है, ये प्रॉपर्टी 1993 से इनकी है। ठीक है, ये तो सारा लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन 4 बड़े अहम तकनीकी मामला जो उठाए थे जीआईटी ने, उनमें एक ये था कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर हैं, ट्रस्टी नहीं है। दूसरा ये उठाया था कि दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का एक था जो ये बता रहा था कि कतरियों को कभी पैसे गए ही नहीं, यानी कतरियों वाला मामला जो है वो इररेलेवेंट हो गया। तीसरा था कि मनी ट्रेल फारिग, इन्होंने फोर्जरी की है, यानी जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए हैं वो कोर्ट को गुमराह किया है और उसके अंदर 2 नंबरी की है। था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक ऑफशोर कंपनी के साथ ताल्लुक होना। अब एक तो इन्होंने मान लिया, बाकी तीनों में से अभी तक अहमद रजा कसूरी साहब किसी पे बात नहीं हुई। तो टेक्निकली ये केस किस तरफ जा रहा है और कितना लंबा होने वाला है? देखिए इमरान, इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग जस्टिस। जब आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के रास्ते में रुकावटें डालेंगे, झूठे डॉक्यूमेंट देंगे, तो वही कोर्ट जो है वो आप पर एक केस बना के किसी जो है ट्रायल कोर्ट को रेफर कर देगी कि ये इन्होंने कोर्ट को धोखा देने की कोशिश की, ये इन्होंने फ्रॉडलेंट किस्म के डॉक्यूमेंट दिए। देखिए बात यह है कि इस केस के 2 हिस्से हैं। एक इसका जो हिस्सा है वो है डिस्क्वालिफिकेशन का और दूसरा है सजा का और रिकवरी ऑफ मनी का। जहां तक सजा का ताल्लुक है और रिकवरी ऑफ मनी का, जो इन्होंने डाके मारे हैं उसको पैसे को भी तो लेना ना, सिर्फ सजा दे के इनसे क्या करना है, हमने इनसे पैसे लेने हैं, इनसे रिकवर करने हैं। तो वो मामला जो है वो जाएगा अपना नैब कोर्ट्स के पास, नैब के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसकी तफ्तीश ऑलरेडी हो चुकी हुई है और एट ए वेरी हाई लेवल, जिसमें नैब इज वन ऑफ द पार्टी। नैब में तो मियां साहब के 9 केसेस पेंडिंग हैं अभी भी। क्या तो ये सीधा जाएगा नैब कोर्ट को जाएगा। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो है उनकी नाअहली का। चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऑपरेट कर रही है अंडर आर्टिकल 184(3) के तहत, और 184(3) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट करती है तो उसके पास वो पावर्स जो कि हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 199 होती हैं, यानी 4 रिटों की पावर। वो रिटें कौन सी हैं? रिट को वारंटो, रिट हैबस कॉर्पस, रिट सर्चरारी, रिट मैंडमस। उनमें एक रिट है जिसको कहते हैं रिट को वारंटो। उसमें यह होता है कि जो बंदा रिट फाइल करता है वो रिस्पोंडेंट से को कोर्ट के जरिए सवाल करता है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। ठीक है, अगर ये, क्योंकि 2 जजेस इनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हुए हैं कि ये ना सादिक हैं, ना अमीन हैं, ना सगेशियस हैं, बल्कि खाइन हैं। लंबा कितना होगा? मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं, ये कहां तक ड्रैग कितना हो जाएगा? ये चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। पहले इसका जो कि नाअहली का मामला है, तो कोर्ट के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि आर्टिकल 184 के तहत हाई कोर्ट के हैं। तो ये जो मामला है ये आएगा रिट को वारंटो में, और अगर वो रिट हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 62 और 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये ना अमीन है ना सादिक है, 2 जजेस ऑलरेडी कह चुके हुए हैं। अगर किसी एक और जज ने कह दिया तो उस सूरत मामला खत्म। आप इसको इस मामला खत्म कर रहे हैं कि अगर 2 ने कह दिया गया तो फारग हो गया। अब 2 अहम इशूज हैं जिन पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नया वजीर आजम आएगा, नया इलेक्शन होगा या कुछ और होगा। और इन्होंने कहा कि गली गली में शोर है, न्याजी के पीछे कोई और है। न्याजी